Good morning, everyone. I welcome you all to the YouTube channel of Elite Academy for Competition. Now let's start. Let me just share my screen. Yes, okay. I hope कि ये सब विजिबल हो आपको, ठीक ना? तो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ. एंड ये सारे एग्जाम्स का हम लोग मतलब यहाँ पर जो सिलेबस है इस सारे एग्जाम से रिलेटेड, इसके अलावा जो मतलब जिस भी एग्जाम में जीएस का पोर्शन है, मैथ का पोर्शन है एंड इंग्लिश का पोर्शन है, ये तीन चीज हम लोग कवर करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे. आज हम लोग हिस्ट्री से अपना स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री को हम लोग तीन सेक्शन में पढ़ते हैं, जैसा जैसा कि सबको पता है. एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. एंशियंट हिस्ट्री हम लोग स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन वगैरह जो स्टार्ट होना शुरू हुआ था, हम लोग जो प्रिमिटिव मैन जिसको हम लोग बोलते हैं आदि मानव, प्रिमिटिव मैन आदि मानव, यहाँ से हम और हर्षवर्धन तक जाएंगे. उसके बाद बीच में कुछ रूलर्स वगैरह आए थे, कुछ साउथ इंडिया के किंगडम्स थे जैसे चोल, चेरा, पांड्या और राष्ट्रकूटास, प्रतिहार, पाल वंश, राजपूताना. ये सब को भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन ये सारा जो जो हो जाता है ये हो जाता है एंशियंट और एंशियंट मीडिएवल ट्रांजिशन फेज. ट्रांजिशन फेज. और जैसे राजपूताना हो गया तो राजपूताना के साथ साथ हम साथ साथ मतलब पैरेलल चलते हुए मीडिएवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे 712 एडी से, जब इंडिया में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम. ये गवर्नर था बगदाद का, बगदाद, बगदाद यानी कि आज का इराक. और 1707 तक आएंगे. 1707 में जो हुआ था वो था डेथ ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब का डेथ हो गया था. और इसके बाद क्या हो गया था, जो ब्रिटिश थी वो इंडिया में डोमिनेट करने लगी थी, ठीक ना. धीरे धीरे पहले उसने बंगाल को कैप्चर किया, फिर महाराष्ट्र, और धीरे करके मतलब पूरे कंट्री पर अपना आधिपत्य जमा लिया. 1857 में जो सिपाही मिटनी हुआ था उसको फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल कहा जाता है, जो एक्चुअली में कहा नहीं जाता, जो कि एक्चुअली में है. जो विदेशी सब हमारे इतिहास को कम करके आंकते हैं, ये सबकी टेंडेंसी होती है, सिर्फ विदेशी की नहीं, हमारी ही. हम भी विदेशियों के इतिहास को कम करके आंकते हैं और विदेशी हमारे इतिहास को कम करके आंकते हैं. तो उन्होंने बहुत तरह का मतलब कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र है ब्रिटिश के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध. कोई कहा कि बस एक सिपाही विद्रोह था और कुछ नहीं, लेकिन एक्चुअली में ये एक फर्स्ट फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल था, ठीक. तो यहाँ से हम लोग अपना मॉडर्न स्टार्ट करेंगे और 1947 तक जाएंगे, जो 15 अगस्त 1947 को हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल गया था. इसके अलावा जो बीच में जो फेज है, दैट इज 1707 से 1857 तक, इसको हम लोग कवर करेंगे मीडिएवल मॉडर्न ट्रांजिशन फेज. ओके, यही था एंशियंट एंशियंट मीडिएवल ट्रांजिशन फेज, मीडिएवल मॉडर्न ट्रांजिशन फेज. ये 1757 नहीं, इसको 1707 कर दीजिए. डेथ ऑफ औरंगजेब, डेथ ऑफ औरंगजेब. यहाँ से क्या हो गया था, मतलब ब्रिटिश जो है सो डोमिनेट करने लगी थी इंडियन टेरिटोरी पे. और 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी. ये क्या हुआ था, बंगाल का नवाब था एक सिराजुद्दौला, और वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी. और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इसके अगेंस्ट था वो था रॉबर्ट क्लाइव. अब इसमें इसमें सिराजुद्दौला जो है सो हार गया और ब्रिटिश जीत गई. इससे क्या हुआ कि जो बंगाल का जो अब जो नवाब बनता था ना, वो ब्रिटिश का कठपुतली हुआ करता था, ब्रिटिश के इशारे पर नाचता था. तो पहला जो कठपुतली बना था वो था मीर कासिम.
जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का ये डिमांड पूरा करता रहा, तब तक ये नवाब था। और जैसे ही डिमांड पूरा करना ये बंद कर दिया, इसको नवाब से हटा करके डाल दिया मीर जाफर को। अब मीर जाफर एक दूरदर्शिता आदमी था, ये समझ गया कि पहले मतलब आगे जाके ब्रिटिश से विद्रोह, मतलब द्वंद्व हो जाएगा वापस से। तो इसने जो बंगाल का एक जो मैग्ना कार्टा था 1717 का जो फरमान था, जॉन सरमैन का, उसको उस पर मतलब रोक लगा दिया। अब वो क्या था फरमान, वो आगे आगे हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे मॉडर्न में, तो मीडिएवल में, सॉरी। उस पर रोक लगा दी और इससे क्या हो गया, मतलब द्वंद्व होने लगा। और इसने 3 अलायंस बनाए युद्ध के लिए, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के लिए 3 अलायंस। एक अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, अवध का नवाब था। एक मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह सेकेंड, और ये खुद था मीर जाफर। ये तीनों मिलकर के अलायंस खड़ा किया और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट उसको खड़ा कर दिया। कहाँ पर? बक्सर में, जो आजकल बिहार में है, नॉर्थ बिहार में। ओके। अब मीर जाफर जो यहाँ पर जो सेना खड़ा कर दिया था, इस ये जो सेना था इसका हार गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई बक्सर का युद्ध। अब यहाँ से क्या हुआ, एक ट्रीटी किया गया, और 1765 में, हाँ, बक्सर, इस इसमें जो हेक्टर मुनरो था वो नेतृत्व कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था बैटल प्लासी में, और बैटल बक्सर में हेक्टर मुनरो 1765 में बंगाल में डायरकी लगाया गया। डायरकी में क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो नवाब को दे दिया गया, और जो रेवेन्यू था वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखी। ये नवाब को था, और ये रेवेन्यू अपने पास रखी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो अपने पास रखी थी, तो इससे क्या हुआ कि अब रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होता था, तो जमीन के बटाई पर। अब जमीन का बटाई जो होता है बिहार, जो इंडिया में जो होता है, वो है लंग बटाई, खेत बटाई, कट्ठा, बीघा, ठीक ना। तो इस सब के आधार पर होता है। तो अब इस सब की जानकारी ब्रिटिश को था नहीं, तो इसने ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए 2 ऑफिसर नियुक्त किए थे। एक था मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए, और एक था राजा सिताब राय। मोहम्मद रजा खां फॉर बंगाल एंड राजा सिताब राय फॉर बिहार, बिहार एंड उड़ीसा। तो ये था। अब 1772 में वॉरेन हस्टिंग्स आए, और 1765 का जो ये जो डायरकी था इसको खत्म कर दिया। इसको खत्म कर दिया, तो ये जो 2 पोस्ट था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ये भी खत्म हो गया। अब रेवेन्यू कलेक्शन कैसे हो, तो उसके लिए कुछ सेटलमेंट लाया गया। परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और एलिफिस्टन, मुंबई वाले इलाका में एलिफिस्टन लगाया गया था। अब ये लगाया गया, तो इससे क्या हुआ कि इंडिया में पॉवर्टी बढ़ा, ठीक ना। किसान का या फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। जो छोटा छोटा सा जो काश्तकारी का जो वो इंडस्ट्रीज वगैरह था, स्मॉल इंडस्ट्रीज, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया इंडिया का। इंडिया पहले रॉ मटेरियल, पहले मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट था उसका उसका मार्केट हुआ करता था, तो वो मार्केट इंडिया का खत्म हो गया। इंडिया को अब सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोग में भूखमरी था, स्टार्वेशन से लोग मर रहे थे, ठीक ना। तो मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो मोटा मोटी एक बहुत ही मतलब खराब स्थिति था। और इस खराब स्थिति के दौरान लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विद्रोह, मतलब होता है गुस्सा, भरा हुआ था। और भारत एक बारूद का ढेर बना हुआ था। यह है बारूद का ढेर। अब इसमें जो है सो माचिस मारने का काम किया एक इनफील्ड राइफल करके आया था। इनफील्ड राइफल, उसका जो बुलेट था ना, उसके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि उसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी चर्बी का लेप लेप लगा हुआ था। अब गाय और सुअर की चर्बी है, हिंदू और मुस्लिम मैक्सिमम आबादी थे उस टाइम भारत में। अब हिंदू उसको मुंह से सील को तोड़े तो हिंदू का धर्म भ्रष्ट, मुस्लिम तोड़े तो मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मंगल पांडे नाम के तो इसी इसी ने यही जो एक्टिविटी था। और इसके अलावा एक और क्या था ना, कि मतलब ब्रिटिश उसमें इस ब्रिटिश का जो लोगों में ये मतलब एक भावना बना होता ब्रिटिश को लेकर के कि ये हमारे धर्म को नष्ट करना चाहती है, इसलिए ब्रिटिश मिशनरीज क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए भारत आ रही है, ठीक। तो ये एक बारूद का ढेर था, और बारूद का ढेर पे चिंगारी मारने का काम किया ये, और एक विस्फोट हुआ 1857 के रिवोल्ट का। और ये शुरुआत कहाँ हुआ था, तो 34th इन्फेंट्री बाय मंगल पांडे, बैरकपुर।
मंगल पांडे। इसने क्या किया, ये बंदूक का चरखे को हटाया और अपने कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली से भून दिया, गोली मार दिया। और विद्रोह और मंगल पांडे को सरेआम पब्लिकली फांसी दे दिया गया, जिसके बाद से ये विद्रोह और ज्यादा बढ़ गया। बहुत अंग्रेज सब का अलग अलग प्रतिक्रिया है, सब कह रहे, कुछ कह रहे थे कि ये हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र है ईसाइयों के विरुद्ध। कुछ कह रहे थे कि बस एक चर्बी युक्त कारतूस के खिलाफ बस एक प्रतिक्रिया मात्र, ऐसा पी रॉबर्ट ने कहा था, पी रॉबर्ट। ठीक। लेकिन एक्चुअली में ये था फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, पहला स्वतंत्रता संग्राम था ये मीडियल मॉडर्न ट्रांजिशन पेज। अब बताते हैं हम लोग सिलेबस पे, एंशियंट हिस्ट्री में क्या है। अर्ली एंशियंट फेज जो 2500 बीसी तक, जहाँ से हम लोग को 2500 बीसी से मतलब आईबीसी के जो मतलब स्टार्ट है वो हम लोग देख जाते हैं, प्री आईबीसी एज। आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि आईबीसी में बहुत सारे साइट मिले गए, ठीक ना। जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, तो समथिंग लाइक दैट, मैप पर जाइएगा नहीं, तो ये राजस्थान में बहुत सारी जगह मिले हैं। यहाँ पर गुजरात के पास एक लोथल मिला है, ठीक ना। यहाँ पर एक सुतकागना डोर है, ठीक। हरियाणा में जगह मिला है, ठीक। महाराष्ट्र में है दाइमाबाद। तो मल्टीपल मल्टीपल प्लेसेस मिले हैं। लेकिन जो पहला खुदाई हुआ था, जो पहला जो आर्कियोलॉजिकल मतलब जो एक्टिविटी किया गया था, वो हड़प्पा में किया गया था। और हड़प्पा एक जगह है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लड़काना जिला, हड़प्पा, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, हड़प्पा। और किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। तो ये जो अर्ली एंशियंट फेज है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक्चुअली में क्या है कि मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब किस तरीके से हिस्ट्री डेवलप हुआ। तो हिस्ट्री किस तरह से डेवलप हुआ ये जानने के लिए कोई उस टाइम में था नहीं, उस टाइम में तो कोई था नहीं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे कि किस तरह से हिस्ट्री का डिवीजन है। और उसके बाद सोर्सेज को पढ़ेंगे, हम लोग को क्या सोर्सेज मिले हैं, इतिहास का साक्ष्य क्या है। तो हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट, हिस्ट्री इज अबाउट द study of past on the basis of evidence in chronological order। ओके। तो ये था हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद आईबीसी एक न्यूलिथिक पीरियड आता है। उसमें क्या हो गया, मतलब एक किसी जो होता है परमानेंट सेटलमेंट, जो बस्ती वगैरह होता है वो बस्ती बनने लगा, और बस्ती डेवलप होते होते इंडस वैली सिविलाइजेशन का रूप ले लिया। अब आईबीसी का रूप लिया, उसके बाद जो है सो क्या बोलते हैं, वैदिक एज आया। अब वैदिक एज इसमें भी दो है, एक अर्ली वैदिक एज है, अर्ली वैदिक एज, और एक है लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज को ऋग वैदिक पीरियड ही बोलते हैं, ऋग वैदिक पीरियड। ओके। इसमें ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था, ये था अराउंड 1500 से 900 बीसी तक, ठीक ना। तो ये वैदिक एज, और लेटर, और उसके उसका लेटर वैदिक एज। ऋग वैदिक एज में सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था, एकदम झिंगा लगा लाइफ, ठीक ना। जूस पीवा नहीं, कैरम खेलो, क्या होता मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो बोलते थे, जूस पी कैरम न मानू जूस पी वानू मत जानी लाइफ, ठीक ना। तो ये वाला लाइफ था यहाँ पे। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया कि रिचुअल्स आने लगे, ठीक ना। लोगों में जो होता है ब्राह्मण, एक पहला तो ये हुआ कि ब्राह्मण यहाँ पर डोमिनेट करने लगे। उसके बाद जो खचाक वाला सिस्टम था, यानी कि बलि प्रथा वगैरह सब होने लगा, ठीक ना। सती प्रथा, बाल विवाह, मतलब मल्टीपल जो कम्प्लेक्सिटी था वो यहाँ पर आने आने लगा, और इस कल्चर का विरोध किया जाने लगा। तो विरोध के दौरान दो आदमी थे, एक सिद्धार्थ गौतम और एक वर्धमान महावीर। ऑल्दो इन दोनों ने इसका विरोध किया और एक रिलीजियस मूवमेंट अपना स्टार्ट किया। और ये रिलीजियस मूवमेंट फाइनली दो धर्म का स्थापना किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब बुद्धिज्म, अब ये सिद्धार्थ गौतम और वर्धमान महावीर, इन दोनों का कोई एम था नहीं कि हम लोग को एक अलग धर्म ही बना देना है, लेकिन वो एक्चुअली में बन गया। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक अंगुत्तर निकाय है, सुत्त पिटक का पाठ है अंगुत्तर निकाय, और जैनिज्म का एक पाठ है भगवती सूत्र। इस दोनों में हम लोगों को मिलता है 16 महाजनपद का उल्लेख।
तो उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मगध में आ जाएंगे। 16 महाजनपद आते ही ये हम यहाँ से हम लोग का आयरन एज स्टार्ट हो जाएगा। और आयरन एज जैसे ही स्टार्ट हो गया तो सोसाइटी में चेंज देखने को मिला, तो ये हो जाएगा सेकेंड अर्बनाइजेशन। अब सेकेंड तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या था, पहला शहरी व्यवस्था, तो वो था आईवीसी में फर्स्ट अर्बनाइजेशन। ओके, तो ये था। उसके बाद मगध किंगडम में हम लोग हरियांग डायनेस्टी को पढ़ेंगे, फिर शिशुनाग, उसके बाद नंदा। अब नंद में एक जो लास्ट रूलर था घनानंद, उसके टाइम पे कुछ फॉरेन इन्वेजन हुए, जैसे ग्रीक से आया था अलेक्जेंडर, सिकंदर जिसको बोलते हैं, सिकंदर, जो दुनिया जीतने निकला था। ठीक, पर्शियन इन्वेजन हुआ था। पर्शियन इन्वेजन का एक प्रूफ मिलता है, जो तीन चार अभिलेख हैं। एक नक्शे रुस्तम, बेहुस्तून बेहुस्तून और पारसी पुलिस, ये तीन अभिलेख मिले हैं। ठीक, नक्शे रुस्तम, बेहुस्तून और पारसी पुलिस, इससे पता चलता है कि पर्शियन आक्रमण हुआ था। और इसके ऊपर जो चार वैदिक गॉड, यानी कि इंद्र, वरुण, नासात्य और एक और कोई है, बताऊंगा आगे, उनके बारे में उल्लेख यहाँ से मिलता है। अब ग्रीक जो इन्वेजन हुआ, तो अब घनानंद को और अलेक्जेंडर को दबाया किसने, चाणक्य की मदद से, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। तो यहाँ मौर्यन किंगडम पढ़ेंगे। उसके पोस्ट मॉडर्न किंग, जो जो लास्ट रूलर था ब्रह्मदत्त, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अलग जो रूलर्स वगैरह आए थे, जो किंगडम्स था, जैसे कि ब्रह्मदत्त को मार करके एक पुष्यमित्र शुंग करके था, उसने उसने शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। फिर उसका कनवा आया, शिशुनाग, सातवाहन, मल्टीपल हैं, ढेर सारे हैं, उनको उनको यहाँ पर कवर कर देंगे। उसके बाद जो मौर्यन के बाद जो है सो, जो मगध था वो कंप्लीटली डिक्लाइन हो रहा था। मगध का दोबारा से उदय हुआ किस टाइम में, गुप्ता पीरियड में। इसको गोल्डन एज ही बोला जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हर्षवर्धन आकर के वापस से मतलब डिक्लाइन होने होने लगता है। और फिर जो मल्टीपल जो साउथ इंडियन किंगडम्स है, जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ये साउथ इंडियन किंगडम्स, चोल, चेरा, पांड्या, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज और राजपूताना के बारे में पढ़ेंगे। राजपूताना में ही हम लोग पृथ्वीराज चौहान और बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन यानी कि 1191 एंड 1192 को पढ़ करके हम लोग दिल्ली सल्तनत में इन करेंगे, यानी कि कंप्लीट मीडिएवल फेज, दिल्ली सल्तनत। तो ये मीडिएवल मीडिएवल का सिलेबस है। यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है, यस मिसिंग है। ये एक यहाँ पर आपको हो जाएगा अ, विजयनगर, विजयनगर एंड बहमनी, बहमनी किंगडम्स। और उसके बाद विजयनगर बहमनी किंगडम्स के बाद एक यहाँ पर भक्ति एंड सूफी, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। इसमें जो मल्टीपल जो गुरु वगैरह थे, जैसे हजरत निजामुद्दीन, कबीर दास, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद ये सिलेबस है मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री का। सबको एक्सप्लेन करूंगा। जब मीडियल स्टार्ट करेंगे तो मीडियल को मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा, कि मतलब जिस तरह से एंशियंट को मैंने एक्सप्लेन किया, उसी तरह से मीडिएवल और मॉडर्न को भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जब टाइम आएगा, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडिएवल और मॉडर्न, उस समय। नेक्स्ट, आज हम लोग क्रोनोलॉजी को खत्म करके जो है सो अपना क्रोनोलॉजी को आज हम लोग खत्म खत्म कर देंगे। और यस, आज हम लोग क्रोनोलॉजी को खत्म करेंगे। और कल के क्लास में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को खत्म करके, जो ये पहला चैप्टर है हम लोग का एंशियंट का, उसको हम लोग द एंड कर देंगे, गुड बाय बोल देंगे। ओके, तो अब देखो, ये जो ब्रिटिश जो है सो, जो भी मतलब हिस्ट्री का जो राइटिंग है, वो पश्चिमी देशों ने शुरू किया। और पश्चिमी देश में जनरल लोग, मैक्सिमम लोग क्रिश्चियन होते हैं, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डेट को डिवाइड किया। जो जीसस क्राइस्ट थे, ये नॉर्मल, ये एक सेंटर पे जीरो मान लो। और जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके बर्थ से पहले जाएंगे तो ये बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। और उसके आगे बढ़ेंगे तो वो एडी हो जाएगा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद।
आज हम लोग ईसा मसीह के जन्म से 2023 साल आगे हैं, यानी कि हम लोग आज 21st सेंचुरी एडी में है। ओके, हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्रिक। प्री हिस्ट्रिक पीरियड में क्या हुआ था कि हम लोग पास लैक ऑफ एविडेंस थे, मतलब कि स्क्रिप्ट हम लोग के पास ज्यादा नहीं है, मतलब मिनिमल जो होता है एविडेंस हम लोग के पास प्रॉपर था नहीं कि उस टाइम का मतलब सोशल कल्चर वगैरह, बस इतना ही पता चला है कि मतलब बड़ा बड़ा पत्थर होता था, धीरे धीरे मतलब सोसाइटी डेवलप की, ठीक ना, कॉपर एज तक आई, पैलेयोलिथिक एज में बड़ा पत्थर था, फिर वो पत्थर छोटा हुआ, पहले जैसे बड़ा पत्थर शिकार होता था, फिर उसी पत्थर को तोड़ करके छोटा कर दिया गया, फिर और जो डेवलपमेंट को जानवर का हड्डी को लेकर के जो है सो क्या बोलते हैं, उसमें पत्थर डाल करके एक कुल्हाड़ी टाइप का बना दिया गया था जिसको हैंड एक्स बोला जाता है। धीरे धीरे मतलब जो होता है सोसाइटी का डेवलपमेंट होना, पहले कच्चा मांस खाते थे, फिर आग का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ तो उसके बाद से पक्का मांस खाने लगे, तो जो मतलब ज्यादा कुछ हम लोग को इसके बारे में पता है नहीं, क्योंकि एविडेंस हमारे पास नहीं है, ठीक ना। तो ये कंप्लीटली प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन किस पे, साइंस और अंडरस्टैंडिंग पे। अब साइंस और अंडरस्टैंडिंग कैसे है, अब कोई भी हड्डी हम लोग को मिल जाता है तो आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी है कि हम लोग बता सकते हैं कि ये हड्डी इंसान का है, जानवर का है, या फिर हैंडमेड जो आर्टिफिशियल जो होता है वो है। ओके, तो ये बात है। और तो इसको पता करने के लिए, और कितना पुराना है कब का है, इसको इसको पता पता करने के लिए कार्बन डेटिंग फॉर्मूला होता है, उससे उसके थ्रू हम लोग एज पता कर देते हैं। ओके, हिस्ट्रिक पीरियड को पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और कॉपर एज में डिवाइड करते हैं, और पैलोलिथिक एज को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है अपर पैलोलिथिक, एक है लोअर पैलोलिथिक, सॉरी मिडिल पैलोलिथिक, और एक है लोअर पैलोलिथिक। उसका प्रोटो हिस्ट्रिक जो ब्रॉन्ज एज था, ब्रॉन्ज एक एलॉय है जिसको कॉपर और टीन मिल करके, ऐसा मतलब टीन टीन मिल करके ब्रॉन्ज बनता है। अब इसमें रेशियो का जहां तक देखा जाए तो ये 88% रहता है और टीन 12%। अब जो आईबीसी जो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, इसका मतलब था कॉपर पहले से ही डेवलप हो चुका था, तो हम लोग कॉपर एज को भी प्रीहिस्टोरिक पीरियड में पढ़ेंगे। और कॉपर जो है वो फर्स्ट मेटल था जो इंसान यूज किया था, सबसे पहला मेटल कॉपर ही यूज हुआ था इंसान के द्वारा। उसके बाद स्क्रिप्ट वगैरह, मतलब स्क्रिप्ट हैं यहाँ पे, लेकिन वो क्या है, पिक्टोग्राफिक है, पिक्टोग्राफिक। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आईबीसी के स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं। बाकी क्लास में अगर नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईबीसी के स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, ठीक ना। अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, उसका हिस्ट्री पीरियड में आता है, यहाँ पर हम लोग को रिटर्न साक्ष्य वगैरह मिल जाता है और उसको पढ़ा भी जा सका है, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग के पास एविडेंस अवेलेबल है और उसको पढ़ा भी जा चुका है, ठीक। और हिस्ट्री पीरियड में हम लोग आयरन एज जैसे ही आए, जैसे मैंने सिलेबस बताते वक्त कहा था, यहाँ से हम लोगों का महाजनपदा स्टार्ट हो जाएगा, और ये सेकेंड अर्बनाइजेशन है इंडिया में, और आईबीसी फर्स्ट अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पैलेयोलिथिक एज पे। अभी इसको जैसे मैंने बताया, अपर पैलेयोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक और लोअर पैलेयोलिथिक। और इसमें जो होता था, जो मेन थे, ये मेगालिथ का यूज होता था, मगर मेगालिथ मतलब कुछ नहीं, एक बड़ा पत्थर मान के चलिए, ठीक। अब बड़ा पत्थर का क्या था कि मतलब, अब इसको लेकर के बड़ा पत्थर है तो कोई अकेला तो शिकार कर नहीं सकता था। अब एक जानवर है, जानवर से बहुत तेज भागता है, अब इसको शिकार करने का है, अब अकेला एक आदमी बड़ा पत्थर लेकर के भागेगा नहीं इसके पीछे, तो क्या करेगा, झुंड बनाएगा पहले, चारों ओर से घेरेगा, और उसके बाद दे पत्थर मार दिया, मार के खा गया। अब इसमें क्या, मार के खा गया, तो यही था, ठीक ना। अब लोअर पैलेयोलिथिक एज में क्या हुआ, ये जो डिस्कवरी ऑफ फायर था और इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियंस, मतलब आग का आविष्कार हुआ, और होमोसेपियंस मतलब वो इंसान जिसके अंदर मतलब क्या बोलते, सोचने की शक्ति डेवलप हो चुकी थी, ठीक ना। तो ये था। अब मान लीजिए इसमें जो ये जो हंटिंग एंड गैदरिंग किया, ये ये भी एक मतलब प्रॉपर्टी है पैलेयोलिथिक एज में, कि हंटिंग हम लोग सम मतलब ग्रुप में रह करके हंट करते थे। तो यहाँ पर ये दो आदमी ऐसा था, ये दो जिसको मतलब प्रॉपर भोजन नहीं मिला, भूखा रह गया, पेट भर खाना नहीं मिला, तो ये बैठा अपना कोना में सर नोच रहा था, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। फाइनली इसने बोला कि यार इस पत्थर को ही तोड़ के छोटा कर देता है। एक सेकंड,
ओके, तो ये दोनों यहाँ बैठा, इसको प्रॉपर खाना नहीं मिला, और ये क्या करे, मतलब सोच रहा है क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। तब इसने क्या किया, मतलब वो सोचा कि इस पत्थर को यार क्यों नहीं तोड़ करके छोटा कर दिया जाए। तो इसने क्या किया, ये पत्थर को छोटा कर दिया, और उसको, जो पत्थर था वो थोड़ा सा मतलब घसा होता था, घर्षित और टंकित होता था, तो घसा होता था, तो मतलब नोकीला पार्ट होता था, तो उससे अब इसको शिकार करने में आसान हो गया। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज में। और इसको हम लोग इसको जो छोटा किया पत्थर को, उसको बोलते हैं माइक्रोलिथ। ठीक। कुछ प्लेसेस जो आइडेंटिफाई हुए पैलोलिथिक साइट्स के रूप में, ये सोहन वैली, पल्लावरम मद्रास तमिलनाडु, भीमबेटका भोपाल। भीमबेटका को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। और जहाँ तक टाइमलाइन का बात है, तो ये 2.5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक चलता है। ओके। टाइमलाइन के बारे में बहुत सारे मतलब किताब में अलग अलग तरह का दिया हुआ है, तो टाइमलाइन का कुछ कुछ फिक्स नहीं है, ठीक ना। सारे हिस्टोरियंस अपने अकॉर्डिंग टाइमलाइन बताए हैं। ठीक। उसमें से आप 1,000 2,000 साल ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स उसके बारे में। मेसोलिथिक एज का जहाँ तक टाइमलाइन का देखा जाए, तो 10,000 बीसी से लेकर 7,000 बीसी तक है, के आसपास। नॉट एग्जैक्टली दैट, मतलब के आसपास है। ओके। मैक्रोलिथ जो मैंने बता दिया, छोटा छोटा हथियार, छोटा मतलब पत्थर यूज किया जाने लगा, और इसके साथ ही जो हंटिंग एंड गैदरिंग था वो खत्म हो गया, और साथ में जो फूड स्टोरेज था उसका कॉन्सेप्ट बनने लगा। सपोज सपोज एक बड़ा जानवर था, उसको छोटा पत्थर से मारते 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 एक आदमी मार दिया। अब इस जानवर को अकेला वो खा नहीं पाया, तो ये क्या करेगा, बचा लेगा, बाद में खाएगा। ठीक ना। तो फूड स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप होना शुरू हो गया। और जो कुछ प्लेसेस जो मेसोलिथिक साइट्स के रूप में जो डेवलप हुए हैं, जो मिले हैं, वो है सिंगरौली, और एक नर्मदा रिवर वैली, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, सिंगरौली यूपी। पल्लावरम मद्रास, मद्रास यानी आज का चेन्नई। ओके। अब नेक्स्ट जो आ जाते हैं, हम लोग आते हैं न्यूलिथिक एज में। जो मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ था, एकदम जो डेवलपमेंट एकदम पीक पर था, वो था न्यूलिथिक एज में। हम लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट किए। एग्रीकल्चर जो होता था वो झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था, मतलब कि एक फील्ड में कुछ दिन तक फिर कल्टीवेशन किया, उसके बाद इस फील्ड को छोड़ दिया कुछ दिन के लिए, ताकि इसका जो फर्टिलिटी था सॉइल का, वो वापस से सॉइल रिगेन कर सके। और उसके कुछ दिन के लिए दूसरा फील्ड पे चला गया, वहाँ वहाँ खेती किया। फिर यहाँ छोड़ के फिर तीसरा तीसरा जगह पे आ गया, फिर यहाँ खेती किया। तो इसी तरह से सब चलता रहा। अब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, तो उस टाइम में तो उतना टेक्नोलॉजी था नहीं कि मतलब मोटर लगा करके जमीन के नीचे से पानी निकाल ले, या फिर ट्रैक्टर यूज करके इस खेत का प्लोइंग कर दें। तो जाहिर सी बात है, वहां पर एनिमल का यूज किया जाता होगा, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी वहां पर देखा गया। जो पहला एनिमल था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था, वो था डॉग। कुत्ता को पहली बार पालतू बनाया गया था। कुछ जो अदर डेवलपमेंट, जैसा मैंने पहले बताया, एक परमानेंट सेटलमेंट न्योलिथिक साइट्स में देखने को मिल गया था, न्योलिथिक एज में। और पॉटरी और डिस्कवरी ऑफ व्हील, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था ये। टाइमलाइन का जहाँ तक बात है, तो ये 7,000 बीसी से 3,000 बीसी तक जनरली कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी 3,000 बीसी के आसपास से ही जो है सो आईबीसी का डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका था। जो प्लेसेस म्यूजिक साइट्स के रूप में जो उभर करके जो सामने आए हैं, जो मिला है, तो एक मेहरगढ़ बलूचिस्तान, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। ये सब साइट्स जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग मैप इसमें दिया हुआ, उसमें आप दिखा दूंगा। आप लोग एक काम और करना कि एक बार गूगल पर बस सर्च करके देखना कि वहां पर क्या क्या चीज मिला है, तो और कुछ मतलब आपको लोगों को आइडिया मिलेगा। एक चिरांद है सारण, मतलब ये बिहार में है, सारण बिहार। चैचर वैशाली, ये भी बिहार में है। छपरा भी बिहार में है, हाजीपुर भी बिहार में है, और मनेर शरीफ, ये भी बिहार में है। ये पटना के पास है, कैपिटल ऑफ बिहार, नहीं पटना का ही। ओके। अब कॉपर एज का जहां तक बात है, तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया, सबसे पहला मेटल जो हुआ था वो कॉपर यूज किया गया था। मदर अर्थ यहाँ से जो था, आईवीसी स्टार्ट होना शुरू हो गया था। आईवीसी स्टार्टिंग में, मतलब अर्ली आईवीसी फेज इसको कहा जा सकता है। आईवीसी यहाँ पर से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, याद कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म। मदर अर्थ, अर्थ का वर्शिप किया जाता, जो टेराकोटा से बना होता, टेराकोटा से बना होता था। रिलीजियस सिंबल्स के रूप में ऑक्स को देखा जाता था। और जो कुछ जो प्लेसेज जो डिफाइन किए गए हैं, तो वो है आहट राजस्थान, गिलुंद राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र, इमामगांव महाराष्ट्र, दायमाबाद महाराष्ट्र, जोखाई महाराष्ट्र, कायथा
मध्य प्रदेश और मनका मध्य प्रदेश। जहाँ तक टाइमलाइन का बात है तो ये 3000 से 2000 बीसी तक, और 2000 बीसी के बाद से जो है ना, ये आईबीसी एकदम पीक पे था। जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो अपने पीक पे था। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए कुछ मैप्स वगैरह जो मैं ऐड करके रखा हूँ यहाँ पर। देखिए ये देखिए, ये आदमगढ़ है। यहाँ देखिए ये भीमबेटका आपको मिल जाएगा। इधर देखिए डिडवाना मिल जाएगा। इधर देखिए जयाल मिल जाएगा। ठीक ना। यहाँ महाराष्ट्र के पास देखिए ये इमाम गाँव, ये देखिए नेवासा। ठीक ना। तो मल्टीपल, ये देखिए हंसी कर्नाटका। ठीक, तो बहुत सारे मतलब आपको आपको मिल जाएगा। ये उमरेठी एक जगह है गुजरात में। तो ये सब आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश, हंसी, ये इमाम गांव। ठीक है, ये ब्रह्मगिरी कर्नाटका, कुरनूल केव्स कर्नाटका। यहाँ देखिए ये मेहरगढ़, ये चिरांद, इसके अलावा यहाँ पर चेचर, ठीक ना, हाजीपुर, मनेर, ये सब भी है। नर्मदा रिवर वैली। ठीक, तो मल्टीपल यहाँ देखिए बुर्ज होम। गूगल में कहीं कभी सब चीज़ को सर्च सर्च कीजिए। मल्टीपल जो फोटोज वगैरह है वो आप देखिए, पता चल जाएगा कि मतलब किस टाइप से मतलब डेवलपमेंट हुआ था, क्या अंतर था, वो पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। ये मेजोरिटी साइड्स हैं कुछ, तिलवाड़ा, यहाँ देखिए भीम गेट का, ये देखिए आदमगढ़। ठीक ना। मल्टीपल चीजें अपना आप लोग देखिएगा अच्छे से इसको मैप को। ये जो पहला जो मैप था ये वाला, इसी मैप को यहाँ पर कलर फॉर्म में दे दिया गया। कुछ कुछ मल्टीपल एक्स्ट्रा और दे करके यहाँ पर आयरन एज वगैरह भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जगह का अगर अगर देखा जाए तो यहाँ बिहार में ये देखिए चिरांद आपको दिख गया यहाँ पे। ठीक ना। उसके बाद आ जाइए मध्य प्रदेश में, तो यहाँ देखिए आदमगढ़ आपको दिख गया। ये देखिए महाराष्ट्र में नेवासा आपको दिख गया। ठीक, तो इसी तरह से आप अगर खोजिएगा तो बहुत सारा आपको मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट। तो ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है कि आज इसको बस डिफाइन कर देता हूँ टॉपिक को। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हम लोग को दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक लिटरेरी सोर्सेज, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक, लिटरेरी को हम लोग वापस से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिलीजियस, एक नॉन रिलीजियस। लिटरेरी क्या है उसके बाद में आते हैं। पहले ये देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब कि आर्कियोलॉजी मतलब होता है अर्थ। आर्कियोलॉजी मतलब अर्थ से रिलेटेड, जो हम लोग पृथ्वी का जो धरती का खुदाई की उसमें जो हम लोग को मिला। ठीक ना। कुछ मिट्टी का बर्तन मिला, कुछ घर वगैरह का ध्वंसावशेष मिला। ठीक, तो मल्टीपल चीज, सील्स वगैरह, कॉइन्स वगैरह, वो सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस मिल गए। ठीक ना। अब कोई चीज ऐसा मिल गया जिसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो वो भी हम लोग को लिटरेरी सोर्सेज में नहीं पढ़ करके आर्कियोलॉजिकल में सोर्सेज में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो धरती के खुदाई से ही निकला है, चाहे उसके ऊपर कुछ लिखा रहे या नहीं लिखा रहे। धरती खुदाई से निकला है तो हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर ही उसको पढ़ेंगे। ओके, जहाँ तक बात है लिटरेरी सोर्सेज का, तो वो एक रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में अगर देखा जाए तो जो हमारे वेद हैं, वेद, ठीक ना, उपवेद, आरण्यक, उपनिषद, ये सब को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं उनको उनको पढ़ेंगे। और जो कुछ अदर्स जो हैं, जैसे वेदांग, ठीक ना, पुराण, एपिक्स, ये सब के बारे में। एपिक्स मतलब कि वही क्या बोलते हैं, रामायण महाभारत था, उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, नॉन रिलीजियस सोर्सेज में क्या है कि हम लोग दो तरह दो दो पार्ट पढ़ते हैं। एक है इंडियंस का, जो मतलब यहाँ के जो भारतीय थे उन्होंने जो लिखा है राजा के बारे में, या कोई स्टोरी लिखा है उसके बारे में। जैसे कि कालिदास हो गए, एक चरक हो गया जिसने चरक संहिता लिखा था कालिदास। फिर अश्वघोष बुद्धचरित लिखा था। फिर विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस लिखा था, देवी चंद्रगुप्ता विशाखा दत्त ने लिखा था। तो मल्टीपल सारे किताब हैं, इपिक्स हैं, पोइट्रीज हैं, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। और रिलीजियस सोर्सेज में सारे के सारे पीडीएफ यहाँ पर कंपाइल है नीचे में, यहाँ मैं दिखा दूँ। ये ये देख लीजिए, ये प्रॉपर इंडियंस है। ये सारे के सारे इंडियंस के लिखा हुआ है। कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर देवा, ठीक ना, शाहनामा, फिरदौसी, ये तो मतलब खैर ये यहाँ से लेकर के जो है सो ये, और ये ये भी सारे विदेश से आए थे।
ये सारे भी विदेश से आए थे। ये जब जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ था तो उस टाइम में ये आए थे। तो उसके अलावा जो भी है सब मतलब ये पृथ्वीराज रासो चांद बरदाई एक राज कवि थे पृथ्वीराज के टाइम। और जब पृथ्वीराज चौहान ने जब अंतिम बाण जब चलाया था तो यही यही वो चार लाइन बोले थे कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तो ये यही सब चीज़ है, इनके बारे में ये हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा तो सेकेंड पार्ट है, ये देखिए ट्रैवलर्स अकाउंट। जो ट्रैवलर्स जो आए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों मतलब इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये जो जो रियल फैक्ट है ना, वो लिखेंगे। जैसा इन्होंने अपने आंख से देखा इंडिया को, वो लिखेंगे। इंडियंस ऑथर को जो है सो मतलब क्या बोलते हैं, ये सुरक्षा मिलता था। ये जो है सो क्या बोलते हैं, किंग्स के कोर्ट में रहते थे। तो ये किंग का डिसीजन इनके ऊपर कहीं ना कहीं इनके राइटिंग्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक। और जैसे कि मैंने बताया, इंडियंस किसी भी देश का मतलब होता है ये एक टेंडेंसी होता है कि अपना इतिहास को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो वो भी मतलब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिले। ठीक। लेकिन ये क्या है, ये जो रियल फैक्ट है वही लिखेंगे। जितना जो रियल फैक्ट है ये वही लिखेंगे। ठीक ना। इसीलिए ये जो है सो जो विदेशी का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये देखिए सीयू की हुएन सांग, एक फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, इत सिंह आया था, जो हर्षवर्धन जब मतलब मौर्यन जब जब मगध जब डिक्लाइन होने लगा था उसमें हर्षवर्धन आया था। ठीक। ये एक क्वेश्चन जो है सो क्या बोलते हैं, आरआरबी में रेलवे में पूछा हुआ था कि ये ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल रुका था और संस्कृत सीखा था। ये आरआरबी रेलवे में आया हुआ एक क्वेश्चन है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर मल्टीपल किताब सब हैं। एक देखिए एक ये मेघदूतम होगा यहाँ पर कहीं, ये देखिए मेघदूतम, लव स्टोरी ऑफ यक्ष एंड यक्षिनी। यक्ष ये ऊपर में यक्ष था, नीचे यक्षिनी रहती थी, बीच में बादल था। तो बादल को एज ए मैसेंजर, जैसे यक्ष ने बोला कि मेरी यक्षिनी को बोलना कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ, मैं उसे याद कर रहा हूँ। मल्टीपल ये मृच्छकटिकम है, एक लव लव ट्रायंगल, दो दो कपल थे और एक विलन था, उनका स्टोरी है। मालविकाग्निमित्रम, ये देखिए ये सुंगा डायनेस्टी का है, जो मौर्यन को मारने, जो मौर्य का जो अंतिम जो शासक था ब्रह्मदत्त, उनको पुष्यमित्र सुंगा के मारने के बाद जो आया था उसका है। ठीक है। ये देखिए पंचतंत्र, इसको इसको कश्मीर में लिखा गया। कश्मीर से ये देखिए एक राजतरंगिणी होगा, ये कलहन ने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है ये। तो मल्टीपल चीजें हैं, इनको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए यहीं रखते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।